और लोग आपस में झगड़ा लगाओ और लोगों के अंदर जो है झगड़ा लगाकर जो है तो अपनी जो है तो रोटी जो है तो सेको और हुकूमत करो। ये कौन से धर्म के अंदर कौन कर रहा है मौलाना साहब, ये तो बताओ। जो लोग कर रहे हैं सबको मालूम है। 2014 में एमआईएम की स्थिति थी 10 साल पहले, वो आज नहीं है औरंगाबाद में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हिंदू मुस्लिम जो करना है ये सिर्फ राजनीतिक लोगों को करना है। जो व्यापारी ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो आवाम, वो आवाम को कास्टिज्म से कोई भी लेन देन नहीं। पतंग उड़ेगी या कटेगी? पतंग तो सारी कट गई साहब, यहाँ चलिए सिर्फ मशाल। एमआईएम पहले से कमजोर हो गई क्या यहाँ पे? कमजोर इसलिए हुई कि जो लोकसभा में इम्तियाज साहब हारे ना, तो थोड़े मामूली से कमजोर हुए, मगर विधानसभा में चुन के आने पर 1-2 सीटें आने पर वो जो है तो और मजबूत हो जाएंगे एमआईएम। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है और बड़ा दिलचस्प और बड़ा जटिल चुनाव चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। और चुनाव यात्रा के दौरान हम एक ऐसे शहर में हैं जो शहर अपने आप में बहुत लंबे चौड़े इतिहास को समेटे हुए है। इसका वर्तमान भी बहुत समृद्ध है, यहाँ की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। और ख़ास बात यह है कि शहर की कि ये शहर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। ये शहर आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के बाद, जब हैदराबाद की निज़ाम शाही 17 सितंबर 1948 में आज़ाद हुआ, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के बाद, तब ये शहर भी हिंदुस्तान की का हिस्सा बना। और औरंगाबाद के बारे में ये कहा जाता है, ये औरंगाबाद आज से 2 साल पहले तक इसको जाना जाता था औरंगाबाद के नाम से, अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। और ये जो इलाका है ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि शिवसेना का एक बड़ा मजबूत गढ़ रहा। बताया ये गया कि मुंबई के बाद शिवसेना को अगर बड़ी सफलता कहीं मिली तो वो ये औरंगाबाद संभाजी नगर था। उसके बाद यहीं पे एमआईएम का भी गढ़ बना और एमआईएम को भी पहली सफलता यहीं से मिली। मजलिस की जो पहले विधायक बने वो यहीं से चुनकर आए, औरंगाबाद ईस्ट शहर से। उसके बाद हैदराबाद के बाद अगर देश में दूसरा कोई एमपी बना ओवैसी की पार्टी का तो वो औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमें संभाजी नगर, औरंगाबाद, ये सब की कहानी बताएंगे, समझाएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है सर। तो ये जो मार्केट है आपकी सबसे बड़ी मार्केट है? सबसे बड़ी मार्केट है, औरंगाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है ये। अच्छा, तो ये नाम को लेकर के विवाद रहता है यहाँ पे? नहीं, नाम का कुछ भी नहीं सब नाम का तो क्या, नाम आते रहे जाते रहते। पहले भी औरंगाबाद था, अभी संभाजी नगर हुआ। पहले 10 साल पहले लोग कार्ड के ऊपर संभाजी नगर लिखते थे, आज भी लिखते हैं। हम भी औरंगाबाद लिखते थे, उसमें कुछ भी नहीं, नाम का कुछ भी नहीं सब। बिजनेस की जगह पे नाम का कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक शहर बताया जाता है कि आप लोग थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताएंगे। 400 साल पहले जब ये शहर बना, मलिक अंबर ने ये शहर जब बनाए तो ये इस पूरे जोग्राफिकल एतबार से सबसे अहम ये शहर माना गया। और जिस टाइम में मलिक अंबर ने शहर बनाए, जब से यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और जिन्होंने ये नाम शहर बनाए, जब उन्होंने उसका नाम रखे तो उसी के हिसाब से उसका जब से नाम चलता है। ये जिन मलिक अंबर का नाम ले रहे हैं, मलिक अंबर को आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगे कि इथोपिया से लाया हुआ है गुलाम, जिसको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया जब अहमदनगर की निज़ाम शाही थी उस वक्त। तो ये श्रेय जाता है कि मलिक अंबर ने शहर को बसाया। बाद में औरंगज़ेब जो मुग़ल सल्तनत का एक मजबूत बादशाह था, वो यहाँ रहा और उसके नाम पे औरंगाबाद बना। और फिर एक पॉलिटिक्स लंबी चौड़ी चली, जिसके बाद छत्रपति संभाजी नगर हुआ, हाई कोर्ट में मामला गया, तमाम चीज़ें हुई। और पहली बार इसकी बात बाला साहब ठाकरे ने 1988 के आसपास की थी कि इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर होना चाहिए। 9 विधानसभा है इस ज़िले में, 9 में से 9 की 9 जो है पिछली बार शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने जीती थी। ठीक जानकारी सर मेरी? बराबर। हाँ, इस बार हमारा मामला पूरा चेंज होने वाला है। इस बार हमारा इंडिया गठबंधन का जो है, तो कल हमारा नौमाने सज्जादी साहब ने भी अपील करे इंडिया गठबंधन की, यहाँ से बहुत सारी सीट्स आने वाली है यहाँ से। आपका मतलब क्या, आप कार्यकर्ता हो क्या किसी? नहीं, हम कोई कार्यकर्ता नहीं, हम व्यापारी लोग आए। ये ज़्यादातर सब लोग व्यापारी हैं? ये पूरा व्यापारी मार्केट है, तो सब व्यापारी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और सब व्यापारी बात करने वाले। और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर। तो आपकी किस चीज़ की शॉप है? हमारी वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, देखो सामने दिखाना, पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा, ये कॉम्प्लेक्स हमारा है पूरा। अच्छा, और आपकी? मेरा भी रेडीमेड मेंसवेयर शॉप है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर लोग यहाँ में व्यापारी। आपकी भी दुकान? हमारे यहाँ पे कपड़े का शोरूम है पूरा। आप भी यहीं से हो? जी, यहीं के है प्रॉपर। आज से नहीं, हम इंडिपेंडेंस के पहले से। हमारी एक ये शॉप है जिसको आज 30 इयर्स हो गए हैं, और एक शॉप है सीडी चौक की, जिसको इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले हमारे परदादा ने ओपनिंग करे थे। तो आप मराठी बोल लेते हो? पूरी एकदम अच्छे से। हाँ, कैसे? तुम्हाला काय विचारायचं विचारा, आम्ही सगळं काही सांगू शकतो तुम्हाला। तुम्हाला येते का पण? मतलब ये अपने आप में जो बाहर के लोग हैं नहीं जानते हैं। जैसे नांदेड़ साहिब भी यहाँ पे बड़ा
सिख समुदाय का बड़ा भी जो है औरंगाबाद भी जो है संभाजी नगर जो अपन बोलते हैं औरंगाबाद, ये भी हर एक इसमें मिक्स है। आज यहाँ पर आप देखा जाएगा बीबी का मकबरा ऐतिहासिक है, यहाँ पर इसको सिटी ऑफ गेट्स भी बोला जाता है। प्लस यहाँ पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है जहाँ पर सब लोग बाहर से आते हैं, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक ज़फ़रनामा भेजा था। वो ज़फ़रनामा आज भी यहाँ गुरुद्वारे में उनके हस्तलिखित मौजूद है। प्लस यहाँ पर एक बीबी का मकबरा फेमस आ गया, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो पुराना शहर है, ऐतिहासिक है पूरा। ये आप खाने पीने वाने के लिए भी जाना जाता है? एकदम फेमस है, एकदम फेमस है। तो पॉलिटिक्स समझ में आ रही है आपको यहाँ की? देखिए आप समझ में आ रही है। और इस बार भी महायुति सरकार एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार अजित दादा की सरकार आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये एमआईएम के जो आए थे तब अलायंस नहीं था इनका, शिवसेना अलग थी और बीजेपी अलग थी, तब उनका यहाँ से हमारे एमआईएम के आमदार चुन के आए थे। ये कौन सी तो विधानसभा है? अभी ये मध्य में खड़े हैं हम, औरंगाबाद मध्य, मध्य सेंट्रल। तो यहाँ से संजय जायसवाल शिवसेना? नहीं, यहाँ से नहीं है, यहाँ से प्रदीप जायसवाल जी खड़े हैं प्रदीप जायसवाल, और वही चुन के आएंगे। पिछली बार वो जीते थे, पिछली बार भी वही जीते थे। तो वो तब अलायंस था बीजेपी शिवसेना का। उसके पहले जब एमआईएम के चुन गया तब उनका अलायंस नहीं था, दोनों अलग अलग खड़े थे। उसकी वजह से हमारे एमआईएम के यहाँ पे आमदार बने थे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर इस बार प्रदीप जायसवाल आएंगे क्योंकि उनके अपोजिशन में बीजेपी और जो है शिवसेना के जो खड़े हैं, अलायंस नहीं है उनका, पर वो बाहर से है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए कि कौन कौन कैंडिडेट हैं यहाँ पे? उबाटा की तरफ से बाड़ा साहब थोरात हैं, उबाटा माने शिवसेना उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे साहब के, पर वो मध्य के नहीं थे, उन्हें टिकट मिला है। और प्रदीप जायसवाल पहले से ही 15 साल से यहाँ से ही है और वो शिंदेगढ़ से। और नासिर सिद्दीकी साहब एमआईएम से। एमआईएम से त्रिकोणीय मुकाबला है या आमने सामने? त्रिकोणीय मुकाबला है। पर प्रदीप जायसवाल का थोड़ा ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा उनका वो रहेगा। और आप लोग क्या सोच रहे हो सर? आपका क्या नाम है? आनंद परसवानी। बताइए क्या है मामला आपके शहर का, क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किधर जा रही है? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो यहाँ ज़्यादातर ये महायुति की तरफ जा रही है। शिंदे और बीजेपी की तरफ इस वक्त ज़्यादा जोर जो लग रहा है इनका ही लग रहा है। हाँ, बाकी ये जो आघाड़ी है इनकी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी, इनका इतना ज़्यादा वजन दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग पिछली बार किसके साथ थे? हम लोग पिछली बारी भी जो थे इनके साथ ही थे, अपना बीजेपी के साथ। बीजेपी तो शिंदे उसमें शिवसेना गठबंधन थी। गठबंधन हो गया, शिंदे साहब का गठबंधन हो गया शिवसेना का बीजेपी के साथ। तो पिछले समय भी हम बीजेपी के साथ थे। तो यहाँ कोई पुरा शिवसेना आप कहाँ से जुड़े हो? मैं यही का हूँ। क्या नाम है दोस्त? माझं नाव अमोल अनिल पुजारी आहे. अमोल पुजारी मराठीत बोलत चालेल? थोड़ा दर्शकों को नहीं समझ में आएगा, आप हिंदी में कारण बताओगे? की मी महाराष्ट्रीयन असल्याने माझा जोर जास्त करून मराठीवर असेल. अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. मराठी बहुत प्यारी ज़बान है, बहुत अच्छी भाषा है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा बाहर के लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो अमोल ये बताओ आप क्या करते हो? मेरा कपड़े का शॉप है. तो ये जो शिवसेना 2 हो गया तो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि 2 डिवाइड हो गया, एनसीपी 2 हो गया, तो एकदम पूरा खिचड़ी बना हुआ है महाराष्ट्र में। वो खिचड़ी तो जान दो, पर जो पक्ष या जो दुकान बाप ने चालू करे हुए रहती है, बाप ने चालू करे हुआ जो पक्ष रहता है या जो दुकान रहती है वो बाप ने चालू करे हुए रहती। जो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, जिसका पक्ष चिन्ह धनुष्य बाण था, आज भी हमारे दिल में धनुष्य बाण ही कोरा गया है। आज हमें अगर किसी ने बोला शिवसेना के कैंडिडेट को वोट देना है तो वो उबाटा का है या शिंदेगढ़ का है, हम वो नहीं देखेंगे। जिसको धनुष्य बाण दिया गया है वही देखेंगे। औरंगाबाद में एक समय ऐसा था, छत्रपति संभाजी नगर में, यहाँ अगर गधे को भी खड़े कर दिए और उसका चुनाव पक्ष अगर धनुष्य बाण रहा तो वो गधा चुन के आता था। और इस शहर का नाम औरंगाबाद से पहले खड़की था, उसके बाद में जब औरंगजेब ने यहाँ राज करा तब उसका नाम औरंगाबाद हुआ। फिर उसके बाद में जो कुछ इतिहास हुआ वो इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ 52 दरवाजे, जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बोले कि यहाँ का जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है धावनी मोहल्ले में, वो गुरुद्वारे की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। उसके ही बगल में एक विट्ठल मंदिर है जहाँ लोकमान्य तिलक 15 दिन यहाँ आके रहे थे। उसके सामने एक उदासीन अखाड़े का एक संगत का मठ है
जहाँ पे जो है ये जो कुंभ मेला जो लगता है, नासिक वगैरह जब साधु संत आते थे तो उनकी रहने की व्यवस्था जो की जाती थी तो वो उदासीन अखाड़े में करी जाती थी। और इसके भी अलावा हम ठहरे सर व्यापारी, हमें ईद भी उतनी प्यारी है, 14 अप्रैल भी उतनी प्यारी है, दिवाली भी उतनी प्यारी है। हिंदू मुस्लिम करके जो कुछ आज से 10 साल पहले हुआ, 5 साल हुआ, उससे हमें कुछ लेन देन नहीं। मैं बचपन से जो है मेरे बाप दादा ने मुझे एक ही सिखाया है, मैं हूँ संगी, मैं पक्का आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट रहा है वो हिंदू है, मुसलमान है या अदर कास्ट का कौन है वो देखना नहीं है। जो बीजेपी से खड़ा है या और धनुष्यबान से खड़ा है उसकी कास्ट देख के वोट हम देते नहीं, हम सिर्फ पक्ष देख के वोट देते। पार्टी फिक्स है, पार्टी फिक्स है। और इम्तियाज़ जलील जी को भी लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ एक खट्टा एक मुस्लिम वोटों से चुन के आए, ये गलत बात। जब औरंगाबाद में एक बैंक का बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम हुआ तब एक भी नेता पीछे खड़े नहीं रहा, सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब वो बैंक के लिए लड़े। पर परसों अभी जो उन्होंने हमकास मैदान पे एक स्टेटमेंट दिया, मैं अभी वो राजकारण में नहीं जाना चाहता हूँ, वो स्टेटमेंट उनका बहुत गलत था। क्या? हिंदू मुस्लिम जो करना है ये सिर्फ राजनीतिक लोगों को करना है। जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, जो व्यापारी ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो आवाम, वो आवाम को कास्टिज्म से कोई भी लेन देन नहीं। क्या बयान दिया था? वो XYZ जो भी कुछ होगा तो पता नहीं चलेगा हमें, तो मतलब कैसे जानेंगे क्या बोला था? विवाद अलग हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं सर, मुझे वो विवाद जो है वो विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं व्यापारी बोल के आपसे बात कर रहा हूँ, तो बताओ उनको। मैं जो कुछ हूँ मैं व्यापारी बोल के ही आपसे बात कर रहा हूँ। किस चीज़ का व्यापार है? मेरा कपड़े का शॉप। तो यहाँ ज़्यादातर बड़ी बड़ी दुकानें हैं यार, खूब मतलब समृद्ध लोग रहते हैं यहाँ पे। तो बड़ी दुकान है तो छोटा व्यापारी भी है। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको छोटा व्यापारी भी दिखेगा। अरे नहीं, तो सब तरीके की मतलब मार्केट बड़ी है ना, इसलिए। यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ मुकत्ती है। आप क्या करते हो यूसुफ? मैं इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ और प्लस कपड़े की दुकानें हैं। तो आप लोग का भी चुनाव होता है? नहीं, हम लोग का व्यापारी महासंघ से कैंडिडेट का नाम हम लोग मिलकर दे देते, वो उसका डिसाइड हो जाता फिर। हाँ, तो क्या है इस बार आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं? हमारे तो मुद्दे देखिए, स्मार्ट सिटी ने हमारे काफ़ी मुद्दे सॉल्व करे हुए, और हमारे कमिश्नर साहब ने इस बार का जो हमारा हथकड़ी का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो पिछले 15 साल से हम लोग कर रहे थे कि दिवाली के टाइम पे इसको नो हॉकर करो करके। तो इस बार हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली जो है तो यहाँ पे पूरे गार्ड्स वगैरह रख के हमारी बहुत हेल्प की वो लोगों ने। तो इस बार दिवाली के कमिश्नर माने म्युनिसिपल कमिश्नर, क्योंकि हम क्या था कि जितने गाड़ियाँ बीच में गाड़ियाँ लगे थे संत के टाइम पे, दिवाली और ईद के टाइम पे क्या गाड़ियाँ बीच में लग जाती थी, तो हम पिछले 15 साल से उनको बार बार कंप्लेन करते थे, पुलिस स्टेशन जाते थे, कमिश्नर को मिलते थे, पुलिस कमिश्नर को, वो कुछ काम करते नहीं थे। मगर हमारे जो जी श्रीकांत यहाँ पे आए तो उन्होंने इस टाइम पे बीड़ा उठाया पूरा, और इस बार पूरे दुकानदारों को पूरा रिलीफ मिला इस बार। तो ये इसीलिए सड़क पे भीड़ भाड़ नहीं है, जाम नहीं लग रहा सर ये रोड के बीच में जो गाड़ियाँ लगती थी यहाँ से लेके तो वहाँ तक गाड़ियाँ लगती थी, और उसमें लेडीज़ आना जाना, फिर थोड़ा सा वल्गरपन ये वो सब चालू होगा। क्या इस बार बताइए, पूरे अपने आपके तो आसपास सुनने में आ रहा होगा, मराठवाड़ा का क्या इशू है, औरंगाबाद, ये संभाजी नगर का हमारे औरंगाबाद का सबसे बड़ा इशू पानी का है, बराबर है। हमारे पास 10 दिन में अगर पानी आता तो हम हमेशा गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ये इशू जितनी जल्दी सुलझा देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शिंदे सरकार ने कैसा काम किया? शिंदे सरकार ने कैसा है, देखो फंड्स तो जो स्मार्ट सिटी से आ रहे हैं वो तो आ रहे, बराबर है। शिंदे सरकार ने काम कम किया मगर उसका ढिढोरा ज़्यादा पिटा। और उद्धव सरकार कैसा काम करती? उद्धव सरकार स्लो होती मगर काम अच्छा था उनका भी। कोई मतलब वो क्या था कि हमारे समाज को तकलीफ देना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपना अपना काम चलने दो, ऐसा काम था उनका। आप लोग क्या सोचते हो उद्धव ठाकरे सरकार के बारे में? अच्छी हुकूमत चलाया उन्होंने, जितने दिन भी चलाया अच्छी हुकूमत चलाए, किसी को तकलीफ में सबको लेके चले उन्होंने। उद्धव ठाकरे का रिजल्ट अच्छा रहा, कोरोना में भी अच्छा करा। उद्धव ठाकरे की एक्सपेक्टेंसी हो गई है मुस्लिम कम्युनिटी में? हाँ, हुकूमत उनकी बनने वाली है, उद्धव बनने वाली है। हाँ, लगता है महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने वाली है। अच्छा, इस बार भी महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने वाली है। अभी बनेगी महाविकास आघाड़ी? जैसी जिसकी सोच, आखिर में जो कुछ है 23 तारीख को ही पता चलेगा। जी बताइए। देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो एक तजुर्बा किया था, एक्सपीरियंस के एकदम अपोजिट विचारधारा के लोगों को एक जगह लाया उन्होंने। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, तो इस एक्सपीरियंस को महाराष्ट्र जैसी एक प्रगतिशील जो है स्टेट में 5 साल पूरा करने देना चाहिए था। उनको 50-50 करोड़ रुपए देके फोड़ के वो लोगों ने बहुत ही गैर अखलाकी हरकत करे उन्होंने। यानी आप देखिए कि ये जो बातें कर रही है कि करप्ट लोग हैं, इन्होंने पैसे खा के अपने जो उनका माता सामान, पिता सामान, बड़ी बड़ी फोटोआ लगा के चुन के आते थे उनके नाम पे, और उनको भला बुरा बोल रहे बाल ठाकरे साहब को, उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे ने जो तजुर्बा किया था, ये महाराष्ट्र जो समाज है ये शाहू फुले अम्बेडकरी समाज थॉट रखता है,
तो अगर उद्धव ठाकरे ने का एक्सपीरियंस किया था तो डेमोक्रेटिक वे में उसको 5 साल पूरे करने देना चाहिए था। जो यहाँ अमित शाह जी बोलिए आप या देवेंद्र फडणवीस जी को बर्दाश्त नहीं हुआ है, और जो बड़े पैमाने पे जो फूट हुई, यानी हम तो दंग रह गए साहब कि जब हमको ये मालूम हुआ कि हमारे आमदार को 50 करोड़ रुपए नकद दिए उन्होंने, यानी ये हाइट है ना करप्शन की। ऐसा आरोप लगा उस समय। हाँ, उस समय आरोप लगा, पूरे सोशल मीडिया पे चला। एक अभी खर्च कर रहे हैं, नारा चला पूरे मास्टर में, 50 खोके एकदम ओके। आज तो पूरे मास्टर के बच्चे को मालूम है क्या क्या 50 खोके एकदम ओके नारा चला। असेंबली के अंदर नारा दिया गया है, असेंबली के अंदर नारा दिया गया। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ को खोखा बोला जाता, और ये नारा तो असेंबली के अंदर हमने टीवी पे लाइव सुने। 50 माने 50 को। 50 खोके एकदम ओके। और अगले मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे साहब ही रहेंगे, जो सबको लेके चले। कोरोना के जो 2.5 साल थे, ये जो उन्होंने जो काम करे कोरोना के अंदर, उनको आइडियल चीफ मिनिस्टर माना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आज उद्धव ठाकरे बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगले दिन गाइडलाइन जारी करती थी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सरफराज। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हम यहाँ से नहीं है, यहाँ की पॉलिटिक्स को बाहर से ही देखते हैं। एक टाइम पे यहाँ पे नारा दिया जाता था बान वर्सेस खान। है खान वर्सेस बान। हाँ, क्या चीज़? वो बोलते थे खान होना या बान होना। यहाँ जो चंद्रकांत खैरे साहब थे, ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे तब कांग्रेस के उम्मीदवार, और कांग्रेस के उम्मीदवार यानी मुस्लिम से जोड़ा जाता था। मुस्लिम या भी अगर तो अभी क्या मुस्लिम जो है उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार है? बिल्कुल मुस्लिम ऑलरेडी हर उस अच्छे लीडर के साथ में जो सबको लेके चलता है। और यहाँ और औरंगाबाद शहर का जो हिंदू समाज भी है वो बहुत सहिष्णु और अच्छा ही है। यहाँ पर कोई ज़्यादा फूटपाट है नहीं। ये कुछ राजनेताओं को वैसे माहौल खराब दिखता, मगर मुझे तो नहीं लगता कि आज भी उनकी कुछ नफरत का ग्राउंड पे कुछ असर हुआ है। आज भी हम सब मिलजुल कर ही रहते हैं और कुछ असर नहीं पड़ता इसका। तो ये जो जैसे आप बता रहे हो कि अब वोट दे सकते हैं, तो यहाँ तो MIM भी बड़ी स्टेक होल्डर रही है। MIM का क्या है? MIM का भी यहाँ पर ऐसा हाल है कि एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से MIM के प्रेसिडेंट और MIM के वर्किंग प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे। MIM के सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी से MIM के 2 कैंडिडेट खड़े हुए, जिन्होंने MIM लाया, MIM के फाउंडर वर्सेस MIM के फाउंडर मेंबर। तो MIM के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो लोगों को तय करना है कि वो किसके साथ जाते हैं। देखिए, जो 2014 में MIM की स्थिति थी 10 साल पहले, वो आज नहीं है औरंगाबाद में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आज स्थिति उनके जो है फेवर में नहीं है। 2019 में जो MIM न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक लीडिंग पार्टी के तौर पर जाने गई थी। वो इसलिए जाने गई थी कि वो प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी के साथ उनका अलायंस हुआ था। वो एक नया तजुर्बा था वो भी, कि दलित और मुस्लिम एक साथ आके जो है एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे। आज दलित और मुस्लिम तो है ही नहीं, खुद MIM में आपस में ही जो है इतनी फूटम फाट है। तो औरंगाबाद वाले अब MIM को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से वो 2014 या 2019 में उसको इंटरटेन कर रहे थे। वैसा क्या है, पतंग उड़ेगी या कटेगी? पतंग तो सारी कट गई साहब, और यहाँ चलेंगे सिर्फ मशाल। अच्छा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेंगे। उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार आएंगी और हम उनको अगला चीफ मिनिस्टर। अरे इसको मत पकड़ो यार, इसके पकड़ने को हमको पैसा मिलता है। हमारी मशाल चलेंगी बस। मशाल चलेगी? हाँ। और क्या नाम है? दीपक चौहान। दीपक चौहान। अच्छा, हमारी मशाल चलेंगी। मशाल माने उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे क्यों चलेगी? वो पहले से फेमस है ना। तो आपकी तो पार्टी में टूट हो गई, 2 तरफ बन गया ना, उधर 2 पार्टी हो गई ना। 2 पार्टी हो गई, ठीक है, लेकिन जो गद्दार थे वो चले गए, जो अच्छे थे वो रह गए। जितने भी जो गद्दारी करा, आज तक शिवसेना का इतिहास है, जिसने भी गद्दारी करा वो चुन के नहीं आया साहब। चाहे बाला साहब ठाकरे रहो या उद्धव साहब ठाकरे रहो, शिवसेना से जिसने भी गद्दारी करा वो जीत के नहीं आएगा और आएंगे भी नहीं साहब अभी। ये लेकिन एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है शिवसेना के साथ खड़े हैं। नहीं सर, मुस्लिम कम्युनिटी उद्धव बाला साहब पे आग बन करके भरोसा नहीं करी। उन्होंने 2.5 साल में पूरे स्टेट को प्रूव करे। लॉ एंड ऑर्डर में उद्धव ठाकरे नंबर 1, हाईली नॉन करप्टेड, ईमानदार, सबको लेके चलने वाला, और उस जैसा नेता इंडिया लेवल पे चाहिए। आज महाराष्ट्र लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में किसान परेशान,
मजदूर परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, यहाँ हम सब लोग खड़े हुए, हम सब लोगों का घर कैसा चला रहे सबको सब पता है। तो लोग चेंज इसलिए चाहते हैं, इलेक्शन लोग है तो ये इलेक्शन का तो लोग इंतजार 2 साल से कर रहे थे कि कब इलेक्शन आते और कब बदलाव जाते, क्योंकि जब लोग सुबह उठे पता चला कि 50 लोग डायरेक्ट गायब हो गए, थाने से निकले, सूरत मार के गुवाहाटी पहुँच गए, जब से लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं, लोगों की उम्मीद है, महाराष्ट्र का हर आदमी मिलजुल के रहना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव सरकार चाहिए। जो आप क्या सोचते हो? आघाड़ी सरकार, आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार। उद्धव ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक बार डेमोक्रेसी में एक बार जनता वोट देती 5 साल में, फिर उसके बाद उसकी जो है हाथ में नहीं रहता कुछ भी मामला। ये लोग खरीदते, बेचते, अपनी हुकूमत बनाते। जो महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ हुई ना, तो वो हर जागरूक समाज में जो है उसका एक मैसेज गया कि अब इन लोगों को चेक लगाना है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पे ओवैसी जीते और कई लोग आरोप लगाते हैं कि बी पार्टी, आप लोग क्या सोचते हो? देखिए, हम ऐसा अवैसी जी के बारे में या किसी के बारे में नहीं, कभी रहे, उनके साथ रहे, उनके समर्थन पता था। हमने 2014 में इम्तियाज जलील साहब को वोट दिया है ना, उस टाइम पे उनका समीकरण था, उनका माहौल था। और 2019 में तो हमने उनका आगे बढ़ के काम किया, क्योंकि हम तो बहुत खुश थे ना कि वे वंचित एक दलित समाज जोड़ रहे हो, है ना, जो 2 पिछड़े हुए समाज है, तो हमने उनका काम किया था उनका। तो अब आप अलग हो गए हो। अब हमको, हाँ, देखिए, जो महाराष्ट्र का जो वोटर है उसको आप लल्लन टॉप वाले यूपी वगैरह के वोटर की तरह मत समझिए। यहाँ कोई भी वोटर किसी पार्टी के साथ चिपका हुआ नहीं रहता है। ये प्रगतिशील राज्य है, यहाँ जागरूक वोटर है, वो हर बार एक नया चेहरा जो है चुनता है वो, और हर बार नए लोगों को चांस देने पे बिलीव रखता है। मतलब ओवैसी से पेट भर गया यहाँ लोगों का? ऐसा तो नहीं बोल सकते, ओवैसी साहब का अपना चार्म है, उनका अपना एक है, मगर उनकी पहले जैसी पोजीशन नहीं है यहाँ पे। जी, टोटल वो फिनिश हो गए, ऐसा नहीं बोला जा सकता। काहे तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? इधर आओ जरा, इधर आओ यार। नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? शेख रफीक। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट हो, वकील बनना? यस। बैरिस्टर? नहीं, अभी वकील ही ठीक है, एडवोकेट। यस। अच्छा, यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा हैदराबादी वाले टाइप है ना? दक्षिणी हैदराबादी टोन है। निजाम स्टेट था पूरा। पहले तो हम हैदराबाद में ही आते थे, बाद में 1939 कहाँ जाएंगा, क्या खाएंगा, उस टाइप में नहीं। हैदराबादी और मराठी मिक्स अलग अलग है। हम थोड़ा मराठी, यहाँ पे 2-3 लैंग्वेज मिक्स हो गई, हिंदी, मराठी, थोड़ी सी इधर की, थोड़ी उधर की, खानदेश की, दक्कन की, सब अब यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज। क्या लग रहा है आपको? लग तो रहा है उद्धव साहब आएंगे इस बार। अच्छे भी थे जब 19 में जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उन्होंने अच्छे से भी परफॉर्म किया था उन्होंने पहली बार, बट उनकी जो गवर्नमेंट है वो कमी चली थी। अभी इस बार देखते हैं। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? पिनीश शर्मा। क्या लग रहा है सर? जैसे अभी सभी व्यापारियों ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी आएंगे बोले कि, तो उनकी सरकार बनाना चाहते हैं, तो इनसे पूछिए सर, आज से 5 साल पहले चंद्रकांत खैरे जो यहाँ पे मतलब कि खासदार रहे हैं MP, तो उन्होंने 15 साल यहाँ करा। उद्धव ठाकरे की सरकार थी जब भी 15 साल उन्होंने, तो उन्होंने क्या विकास करा? तो वो बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी के साथ थे ना, तो वो उद्धव ठाकरे तो जब भी थे। नहीं सर, इसका जवाब मैं देता हूँ। वो ये जो पीरियड की बात कर रहे हैं, वो टाइम में हम लोग शिवसेना से काफ़ी दूर थे, हम लोग कांग्रेस के साथ थे। चंद्रकांत खैरे साहब ने क्या काम करे, ये जो इलेक्शन हुआ अभी इस टाइम का पार्लियामेंट का, जब मेरे को नज़दीक से जानने का मौका मिला, ये जो रोड है, जो बड़े बड़े रोड जो भी बने, वो जब के सैंक्शन होने वाले हैं, धुलिया शोलापुर हाईवे रहने दो, या इन्नर रोड हाईवे दे दो, गुलमंडी का वाइडनिंग होने दो, ये पैरेलल पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होने दो, MIDC शेंद्रा 5 स्टार होने दो, चिकल ठाणे के होने दो, ये सब उसी साल में हो गए जब चंद्रकांत खैरे सिर्फ MP थे और सेंटर में कांग्रेस की UP की गवर्नमेंट थी। उस टाइम के वो सारे सैंक्शन है। वो आदमी ने ईमानदारी से काम करा। हम जब उनके अपोजिशन में थे, मगर हमको उनका काम उस टाइम में जानने का मौका मिला, और वो आदमी ने ऑनेस्टली काम किया, जब भी तो हमारा शहर प्रोग्रेसिव शहर कहलाया। और महाराष्ट्र के अंदर पुणे के बाद सबसे तरक्की पे औरंगाबाद शहर ही है। जिस समांतर योजना की इन्होंने अभी बात करी, वो गए 15 साल से चालू है, और जिसका कॉन्ट्रैक्ट खैरे के ही नज़दीकी रिश्तेदार को मिला था। आज जो ये खैरे कहाँ है, अभी आज खैरे कहाँ है ये उनको भी नहीं पता है। इनका हो जानती फिर मैं बोलता हूँ। खैरे जी जो थे यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक बार उनको मंत्री पद भी मिला है। और अगर इतिहास अगर देखा गया तो महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री हुए शिवसेना BJP गवर्नमेंट में भी, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जो थे नारायण राणे जो थे, ही इज़ बिलोंग्स टू शिवसेना।
शिवसेना को सबसे ज़्यादा चांस मिला था जब बाला साहब थे। और जो रस्तों की ये बात कर रहे हैं, तो ये मनोहर जोशी भी बात कर रहे हैं। मनोहर जोशी भी तो ही इज बिलोंग्स टू शिवसेना। 10 साल बीजेपी का दौर रहा, जिसमें 2 साल फिर उद्धव ठाकरे साहब की गवर्नमेंट आई बीच में। 10 साल नहीं, 5 साल। 5 साल फडणवीस साहब, फडणवीस रहे 5 साल, फिर 2 साल उद्धव ठाकरे रहे, और ये भी बैक डोर से जो है फडणवीस कंट्रोल सरकार है। फडणवीस सरकार कैसी थी? देखिए सर जैसे कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब जी ठाकरे, तो हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहा जाता था उन्हें? कि कट्टर एक सोच के लिए जाने जाते थे। वो सोच उद्धव ठाकरे जी में है क्या? वो सोच उद्धव ठाकरे जी में है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये। नहीं, मैं बिल्कुल इनके बात से सहमत है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे में और इनमें फ़र्क ये है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने सारे महाराष्ट्र को पूरा एक फैमिली जैसा लिए, और महाराष्ट्र के हर मज़हब के हर जात के आदमी को अपना फैमिली मेम्बर रहा, इसलिए लेके चला। और ये जो सोच की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर समाज को लेके चलता था, मगर उद्धव ठाकरे सबको लेके चलना था। वही स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का एक स्टेटमेंट था, जो आज उनके नातू आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि वो गलत है। बाला साहब ठाकरे ने खुद होके बोला था, जिस दिन मेरी शिवसेना कांग्रेस हो जाएगी मैं मेरी दुकानदारी बंद कर दूंगा। जो बच्चा अपने बाप के लफ्ज़ के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, वो राष्ट्र, वो स्टेट क्या चला सकेगा? सर इसका जवाब उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि मुझे अमित शाह ने बैक डोर बंद डोर में उन्होंने कबूल करे थे कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसके लिए मैं अलग हो जाऊंगा। सर जिस टाइम में ये जो टूर कंपनी निकली, ठाणे से होते हुए सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंची, इनका पहला स्टेटमेंट आया कि हम लोग जो है तो अजीत पवार की वजह से बाहर आए। इनका स्टेटमेंट था कि हमको वहाँ पे दम घुट रहा था, और हमारा दम घुटने के लिए अजीत पवार जवाब था, और अजीत पवार की वजह से हमको ये नहीं चाहिए, हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार नहीं चाहिए। उसके 2 महीने के बाद अजीत पवार इनके साथ बाजू में आके बैठ गए। अच्छा, जिस 50 खोखे की इन्होंने बात करे, तो वो 50 खोखे इन्होंने आंखों देखे थे कि ये शिंदे सेना ने लिया है करके। मीडिया में सुने वो नहीं, लेकिन अजीत पवार मीडिया वाले ने बोले, मीडिया वाले भैया हम तो नहीं पता, हम तो आप ही लोग से सुन रहे हैं। अजीत पवार जो है, 50 खोखे यहाँ से जिस बंदे ने 50 खोखे की बात करा, उस बंदे ने जाके। अच्छा ये बता, 50 खोखे एकदम ओके हो या ना हो, अजीत पवार ओके? ये असेंबली में अजीत पवार ये देखो, अजीत पवार जो है इसको बीजेपी को वॉशिंग मशीन है बीजेपी का, करप्ट आदमी चल जाता। यहाँ से एक मिनट, जो जलगांव के अंदर मोदी जी की सभा हुई थी, मोदी जी ने बोला था यहाँ से 14,000 करोड़ का घोटाला राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी पे, तो उसके अगले दिन वो देवेंद्र फडणवीस भी जो है, मैं जानता हूँ कि वो करप्शन का आरोप लगा, फिर देवेंद्र फडणवीस जो एक भाषण आता था कि अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। ठीक है, आज अभी तो उन्हीं के साथ गए, ये अजीत पवार के साथ ही गए। आज जिस जनाब उद्धव ठाकरे की ये बात कर रहे हैं, जनाब उद्धव ठाकरे की बात, उद्धव ठाकरे जनाब के 2009 से लेकर 2019 तक कांग्रेस के साथ जुड़ने से पहले के हर एक स्टेटमेंट निकाल लेना, उनके हर एक भाषण सुन लेना। जिस जनाब मान ले कि राजनीति जो है वो पानी में जो है, अपना क्या होगा? मतलब वो हर जगह मिल जा रहा है, विचारधारा कोई मतलब नहीं है, सत्ता चाहिए सबको ना। सत्ता की आप लोग क्या सोचते हो? काका ने संभाला हो, काका करने सोचते ही नहीं हो? नहीं सोचते, हम सोचते हैं ना, हम तो सोचते हैं यार उद्धव ठाकरे ने सही किया है, वक्त के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, टाइम के हिसाब से बदलना पड़ता है। अगर आप बदलोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बहुत अच्छा था नोकिया मोबाइल 3310 बहुत अच्छा था, लेकिन आज कोई इस्तेमाल नहीं करता उसका। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको उद्धव ठाकरे अपग्रेड हो गए। हाँ, बहुत अच्छा हुआ आदमी तो। और दूसरी बात, समाज के साथ अपग्रेड हो गए। उन्होंने क्या बोले भैया आपने अभी? उन्होंने गलत कुछ भी नहीं करा। वो बोलते क्या बोलते कि वो म्हणजे काळाला बघून ते बदलाव त्यांनी त्यांच्यात केला, मग त्याच्यासाठी त्यांनी त्यांचा धर्म सोडून दिला। क्या बोला, थोड़ा अनुवाद। इनके हिसाब से उद्धव ठाकरे साहब ने धर्म छोड़े, मगर मेरा ये मानना है कि उद्धव ठाकरे का अकेला आदमी है महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र धर्म का पालन कर रहा, जो गुजरात से रोजगार जाने को रोक रहा, जो महाराष्ट्र के युवाओं के बारे में सोच रहा, जो महाराष्ट्र के किसानों के बारे में सोच रहा। तो ऐसा एक एकमेव लीडर है महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र के राज्य के बारे में सोचता है, वो उद्धव ठाकरे है। हमको महाराष्ट्र के हित जपने वाले लोग चाहिए। हम गाला देते थे, जिस अंबानी को उद्धव ठाकरे गाला देते थे, बिन बुलाए मेहमान उसके बच्चे के शादी में जाने की जरूरत क्या थी? उद्धव ठाकरे ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, उसकी संस्कृति में नहीं है। आपका क्या नाम है दोस्त? जरा आप आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? मलिक।
मलिक ये बताओ जरा कि थोड़ा मुझे यहाँ का पॉपुलेशन वो बताओ कि कैसे कितने परसेंट मुस्लिम है कितने परसेंट क्या है। वो तो है सब 50-50 जो होंगे 40-30, लेकिन जो बाला साहब उद्धव ठाकरे जी है वो जो एक पानी की तरह है और सब कलर में मिक्स हो जाते हैं और सेकुलर माइंड के आदमी है और महाराष्ट्र की तरक्की चाहिए जातिवाद पे और इस पे। क्या ओवैसी के भी समर्थक हैं कोई उनकी पार्टी के? ओवैसी समर्थक यार एक सेकंड आप इधर आना जरा, भाई साहब आप आगे आना जरा। आपको आज से पहले किसी ने बोला था कि आप शिंदे जैसे दिखते हो, शिंदे जी साहब जैसे? यार आप बोलते हैं ना, वही तो मैं कहूँ उधर देख के मुझे। हाँ वही ऐसे बोलते हैं। मैं नेपाली हूँ, गोरखा हूँ मैं। अच्छा, हाँ मैं मेरे को बोलते हैं शिंदे जैसे लगते हो ऐसे। कहाँ से हो आप? मैं नेपाल से हूँ। और वोटिंग यहाँ पे है आपका कि उधर ही? हाँ पहला मैं इधर ही था, अभी मैं नेपाल में गया ना 12-13 साल से नहीं आता, अभी आया मैं यहाँ नौकरी। दाढ़ी वाड़ी और बढ़ा लो, शिंदे जी जैसे लगने लगो। नहीं सर बराबर है आपने, बहुत लोग बोलते हैं मुझे शिंदे। अभी यहाँ पे अभी जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की बात करे, उद्धव ठाकरे जी की बात करे, तो उन्होंने मेरे एक छोटे से बचपने के सवाल का जवाब दे देना। बाला साहब ठाकरे का सबसे पहला आंदोलन क्या था? पर बाला साहब जब जब ऊपर में आ गए थे तब नहीं, उन्होंने बोला भी था कि उस टाइम जरूरत थी, इसलिए मैं इतना वायलेंस था। अभी मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए। ये फिर स्टेटमेंट इन्होंने करे। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सबसे पहला आंदोलन आप यहीं से उसी से यहीं से हो? अच्छा, आप तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की कार्यकर्ता हो, हैं? तालुका अध्यक्ष है पैठन से। तालुका अध्यक्ष। आप क्या हो? गुलदार पठान। और आप? हम कार्यकर्ते हैं। आप कार्यकर्ता किससे हो? शरद पवार। शरद पवार। तो आपकी पार्टी भी टूट गई? पार्टी भी टूट गई, लेकिन पार्टी पक्की है ना हमारे शरद पवार की। हाँ वो फूट गई। सरकार बना पाओगे आप लोग इस बार? बिल्कुल बिल्कुल 101%। अरे यहाँ पब्लिक कह रही है कि महायुति वापस आ रही है। नहीं अरे चैनल कौन सा भी रंधो, आप लोग जो कर लेगो। हाँ 100% आने वाली है पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन। एक बात वाले भी आ गए। अच्छा आप एमआईएम? जी बोलिए। यार ये सारे लोग जो है आपके खिलाफ हो गए, कह रहे हैं कि एमआईएम का जो है अभी औरंगाबाद के हद तक तो एमआईएम को कोई टफ नहीं है। अभी जो है तो तनवानी जी को टिकट दिया गया था यहाँ से। ये हंस क्यों रहे हैं जब आप ये बात करते हैं? क्यों हंस रहे मुझे नहीं मालूम, मगर जो है तो यहाँ पर एमआईएम आ जाएंगी, चुन आ जाएगी। कहाँ पे? औरंगाबाद सेंटर से। जी आएगी? सेंटर में से है ना। नहीं अकेले पड़ गए गुरु यार। आप क्या मिलेंगे? देखिए और नहीं पूर्व की पश्चिम में तो इनके क्या कैंडिडेट साहब ताकतवर नहीं है, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। पूर्व में और सेंटर में टिकट दिया गया है और पूर्व से इसके लिए आपने पश्चिम में कहा। पूर्व से माजी खासदार इम्तियाज जलील जो है तो आमदार का इलेक्शन लड़ रहे तो एक बात बताओ, इम्तियाज जलील पहले यहाँ से लड़े, अब सीट क्यों बदल ली उन्होंने? इसलिए लड़े कि उनको जो है तो डर गए। ये डर जरूर। लोकसभा के इलेक्शन में उधर से ज्यादा वोट गिरे, इसलिए उन्होंने वो सीट चूज करी। उन्होंने जो है तो पूर्व से उनको ज्यादा वोट गिरे, इसलिए उधर से सीट चूज करी और वो टफ दे रहे हैं और इंशाल्लाह चुन के आ जाएंगे। कौन चुन के? इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील जीतेंगे? जी इम्तियाज जलील जीत सकते हैं? श्योर जीतेंगे। अभी गिरे तो वापस गिरेंगे शायद से लगता है। कोई बात नहीं, गिरेंगे, मसला वैसा नहीं है। जो खैरे साहब का समर्थक थे सब, मगर जो भुमरे साहब आ गए सबका कैलकुलेशन फेल हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है सबका कैलकुलेशन पास होना, जरूरी नहीं है सबका कैलकुलेशन। तो एमआईएम पहले से कमजोर हो गई क्या यहाँ पे? कमजोर इसलिए हुई कि जो लोकसभा में इम्तियाज साहब हारे ना, तो थोड़े मामूली से कमजोर हुए, मगर विधानसभा में चुन के आने पर 1-2 सीटें आने पर वो जो है तो और मजबूत हो जाएंगे एमआईएम औरंगाबाद के हद तक। बाकी नहीं बता सकता, मैं सेंटर का हूँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग क्यों क्या लगा एमआईएम को चुनने की वजह क्या रही आपकी? वजह कुछ भी नहीं। अब सब लोग जो है अब इम्तियाज साहब जो है तो बहुत अच्छे ये लीडर थे और अच्छे प्रवक्ता है और अच्छे है, तो उनको वोट दे रहे। पर सेंटर में इम्तियाज जलील ने सेंटर में उन्होंने एक अच्छा आदमी खड़े करे। नासिर सिद्दीकी जो है तो अच्छे कैंडिडेट है और अच्छे, और उन्होंने जो है तो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। पिछली बार उनको 68,000 वोट गिरे थे और अभी जो है तो आगे बढ़ने के चांसेस है और वो आज जो है तो 80,000। क्यों आप वोट क्यों करेंगे उनको? चलो आप प्रदीप जायसवाल को क्यों वोट नहीं करोगे? मैं तो हो भी नहीं उनकी साइड का। प्रदीप जायसवाल जी का तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। औरंगाबाद सेंटर की सीट से टोटल 4 उम्मीदवार स्ट्रांग है। ये असल में कैसा हो गया, हर एक को अपना अपना सरकार में रहता, मगर यहाँ पे एक्चुअल जो ग्राउंड रिपोर्ट में चारों के चारों उम्मीदवार स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। चारों में से कोई भी जीत सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताना, यहाँ का चुनाव हिंदू मुस्लिम के लाइन पे होता है क्या? नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मसला मुझे तो नहीं। ये सिर्फ कहा होता है मालूम है क्या? जहाँ पे एक मेक के खिलाफ जब भाषण देते हैं तभी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम
के खिलाफ माहौल बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक बात बताओ, आपका भाषण हुआ तब हिंदू मुस्लिम हुआ, आज मोदी का भाषण हुआ जैसे हिंदू मुस्लिम जैसे आपके शहर में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओवैसी सुन ले, ये औरंगजेब की उस पे जो है, उसके बाद जो है अभी मैं सुन रहा था कि ऐसे ही तमाम एक तरह से छीटा खासी होती है एक दूसरे के खिलाफ। इधर फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम दोनों यहाँ पे, ये एकनाथ शिंदे के कट्टर समर्थक है और मैं जो है तो उद्धव साहब ठाकरे एक मिनट के लिए महाविकास आघाड़ी का हूँ, मगर यहाँ ग्राउंड लेवल पे पब्लिक यहाँ मिलजुल कर रहती है। एक बार एक सेकंड मेरे से बाद में पूछ लेना आप। ये जो इस बयान आते हैं, जैसे एक बयान है हमारे यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो उसका कुछ यहाँ पे नहीं, कोई असर नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं। सोचते हो जो योगी जी ने बयान वो छोड़ दो। एक निजी सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आपका पेट कैसे भरता है? आने से ही भरता है। पेमेंट कहाँ से आती? माइक पकड़ने से, राइट? जब तक ये एक में को गालियाँ देंगे नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं, तो इनके बंगले कैसे बनेंगे? और मेरे बड़े भाई ने अभी बात किया कि इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा काम करे, और मेरे बड़े भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोले कि खैरे ने जो कुछ करा वो तो सब कांग्रेस के राज में करा था। इम्तियाज जलील जब 5 साल खासदार थे, तब 5 साल में उन्होंने करे हुए 5 काम इन्होंने गिन के बता देना मुझे। 3 साल मिले उनको, 2 साल जो है कोरोना में, 2 साल कोरोना में 2 साल उन्होंने भी काम किए। मैं उनके भी काम गिनाता हूँ, मगर उसका मतलब ये मत जोड़ लेना कि मैं इम्तियाज जलील का आदमी हूँ। मैं एक्चुअल में हर पॉलिटिशियन काम करने के लिए लीडर बनता है। ये तो दिमाग में से निकाल देना कोई पॉलिटिशियन काम नहीं करता, काम करना ही पड़ता, बल्कि उसको लीडर बनना पड़ता। काम करने के लिए उनके 5 काम। नंबर 1 काम उन्होंने जो है तो बीजेपी के ही बहुत फेमस लीडर गोपीनाथ मुंडे जी, उनके नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल 400 बेड का तैयार करा दिए। दूसरा, उन्होंने जो है तो जो स्लम एरियाज थे वहाँ पर रोड बनाए। तीसरा, उन्होंने जो है तो है ना 2 मिनट ना भैया, बोलता हूँ ना। इंदिरा नगर, बाईजीपुरा, गिराड़पुरा, बानखेड़े नगर, ये सब के खुद महसूस गाँव है। पॉपुलेशन भी निकालो, काउंटिंग भी कर लो, हिंदू मुस्लिम का अगर रेशियो निकाले गया तो वो कहाँ पे, वो स्लम एरिया कहाँ का? मैं खुद जो एरिया में रहता हूँ वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इक्वल है, और वहाँ पर भी रोड बनाया उन्होंने। राजा बाजार के लिए क्या काम करे? तो काम इतना किया तो हार कैसे गए? अब ये तो होते रहता है ना। अब वो बताइए, बुमराह ने क्या काम किया जो लोगों ने उसको इतने वोट डाले? वोट बांटने से हर गए क्योंकि जुम्मा आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद अवेश। क्या है और औरंगाबाद का माहौल आपके संभाजी नगर का? बढ़िया है भाई, मेरे कोई तकलीफ नहीं है इधर। थोड़ा बहुत चलते रहता है हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो कोई बात उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मरण तो खाली व्यापारी लोगों की है बस इधर। आप भी व्यापारी हो? जी भाई, ये मेरा शूज़ का शॉप है सामने। अच्छा, क्या मरण है? बस यही है भाई, कोई भी चीज़ होता है छोटी मोटी घटना आसपास में, लेकिन वो पूरा मार्केट के ऊपर उसका असर होता है। मैं आपस से कैंडिडेट हूँ। अच्छा, वो खुद ही उम्मीदवार हो? उम्मीदवार हूँ। और क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दिगंबर गजबारे। और मैं महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन हो रहा है अपना महाराष्ट्र का, वो संविधान के 3 से 26 आर्टिकल के अनुसार होता है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और शासन निर्णय बेसलेस है। अगर ये बेसलेस है तो इलेक्शन कमीशन 3 से 26 के आर्टिकल के अनुसार इलेक्शन नहीं ले सकता है। इलेक्शन लेने का उनको पावर नहीं है, और इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। पहले भारत में आज जो भारत में जो आज है, अरे वो सब छोड़ो यार, ये बताओ आपका निशान क्या है? मेरा निशानी कंप्यूटर है। कंप्यूटर है? हाँ। तो आपके समर्थक कहाँ हैं? समर्थक मेरे हर दिल में जगह में हर लोगों को जब ताली बजाई इतने लोगों ने, तो मेरे ये समर्थक ही है ना। बिगड़ समर्थक के ताली बजाता का कोई? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दिगंबर गजबारे। और मैं जो बात कर, अरे एक सेकेंड, हमारा सवाल तो सुन लो यार। क्या करते हो आप इसके अलावा? मैं टीचर हूँ, और इसके बाद में मैं सामाजिक और माहिती अधिकार कार्य करता हूँ, विसल ब्लोअर है, और मैं हॉनेस्ट सिंसियर पर्सन बाय हाईकोर्ट है, और जेड प्लस सिक्योरिटी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ मैं। तो आप लोग की जगह है राजनीति में ईमानदार लोगों की? ईमानदार लोगों की जगह नहीं है। हम ईमानदार लोग आना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग जो आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चर्चा चल रही है जात पे और पक्ष पे, ये कुछ काम के नहीं, ये कुछ भी काम के नहीं। हाँ, ये सर्टिफिकेट तो मेरे को लगता नहीं कि इंडिया के कोई लीडर के पास भी सर्टिफिकेट होंगे ऑनेस्ट लीडर का। कोई भी लीडर ऑनेस्ट नहीं है, मतलब ये अकेले ऑनेस्ट है। चुनाव लड़ना चोरों का ही काम है, चुनाव लड़ना चोरों का काम है। अरे यार, आप लोग जैसे इतने सारे यूथ खड़े हो, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं?
सर हमारे मुद्दे तो हमारे रोड के मुद्दे हैं, हमको जात से उससे कोई मतलब नहीं है सर। हमारा और मार्केट है। ये आप चुनाव में तुमने लोगों को बताना चाहिए कि जो इलेक्शन ले रहा है, इलेक्शन कमीशन को अगर संविधान नहीं मालूम है, अगर इन लोगों को संविधान नहीं मालूम है, संविधान की इम्प्लीमेंटेशन इस देश में नहीं है, तो हर आदमी का कोई भी काम हो नहीं सकता है। मैंने अगर क्या नाम है चाचा आपका? अमजद। भारत में पहला आदमी मैंने केस की। मौलाना अमजद, क्या करते हो मौलाना साहब आप? हम जो है तो मस्जिद में पढ़ाते, क्या पढ़ाते? औरंगाबाद। धार्मिक तिजारत करते और कपड़े। तिजारत किसी? चाचा इसको हमको पकड़ने दो, आप सिर्फ हमारा बताओ। तो आप ये ईस्ट में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलो आप। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो मुल्क है, तमाम जात के, तमाम धर्म के लोगों का जो है तो ये मुल्क है। यहाँ हमको जो है ना रोड चाहिए, ना कोई सुविधा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इंसान को इंसान बनाना चाहिए। तो पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत है, आज हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो है तो हर धर्म को ऊपर वाला देने वाला है। अभी जात के नाम पर और धर्म के नाम पर है ना जो लोग बांट रहे, ये हिंदुस्तान कौन बांट रहा है? जो भी बांट रहे, जो भी लोग हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर है ना, ये सब लोगों का जो है तो मुल्क है और सब लोगों का जो है तो देश है। और यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो रहन सहन है हमारा, पूरी दुनिया के अंदर यहाँ की मिसाल कहीं मिलती नहीं। यानी ये ज़बरदस्त मुल्क है, सोने की चिड़िया है। लेकिन हमने ज़ात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे और जो है तो जाति के नाम पे हमने लोगों को जो है तो बांट रखा है। मौलाना साहब लड़ तो आप ही आपस के लोग ही रहे ना। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि इंसान बनना चाहिए। इंसान कौन बनाएगा इंसान? तो हमको सबको मिलकर बनना चाहिए। यानी हमको तरक्की नहीं चाहिए, हमको अच्छे रोड नहीं चाहिए, अच्छा घर नहीं चाहिए, हमको कंप्यूटर नहीं चाहिए। सबसे पहले जो इंसान बनना चाहिए, जो लोगों को जो है तो वापरने की चीज़ें समझा। भी ये मार्केट में दुकान बनी हुई है, इसके अंदर एक से एक जो है तो कपड़ा मिलता है। कि कपड़े से इंसान बनता नहीं है, इंसानियत के अंदर इंसान। ठीक बात है, आपकी बात सही है एक दूसरे पर रहम करने की सिफत आना। मैं कोई धर्म के अंदर, कोई मजहब के अंदर जो तो कहीं नहीं कहा गया कि भाई लोगों को बांटो और लोगों को आपस में झगड़ा लगाओ और लोगों के अंदर जो है तो झगड़ा लगाकर जो है तो अपनी जो है तो रोटी जो है तो सेको और हुकूमत करो। ये कौन से धर्म के अंदर कौन कर रहा है मौलाना साहब, ये तो बताओ। जो लोग कर रहे हैं सबको मालूम है, जैसे ये सब पब्लिक को मालूम है कौन कर रहा है। तो बताओ तो आप। तो जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को जो है तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कौन लोग कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मालूम है, हमको मालूम है, सबको मालूम है कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, शिवसेना कर रही है, एनसीपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, MIM कर रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो लोग गलत काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ओवैस सजा दे रहे, जो गलत काम करता है उसको सजा नहीं मिलती है, जो गलत काम नहीं करता है जो तो उसको सजा मिलती है। अब ये बताओ हमको, आप ओवैसी की पॉलिटिक्स पे क्या सोचते हो? हम जो है तो धर्म के नाम पर और जात के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि तमाम लोगों का देश है। ये सबको लेकर चलना है, सबको मिलकर चलना है। देखो ये 5 उंगलियां है, अगर 5 उंगलियां साथ में रहेंगी लेकिन वोट तो इसी नाम पे पड़ रहा है। जो लोग अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हो, और जो लोग धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। अच्छा देखो, वोट के धर्म के नाम पे तो पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि नहीं पड़ता तो जैसे तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे जो भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, अगर धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं और जात को तकसीम कर रहे हैं तो इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। ठीक बात है। हाँ। अच्छा संदेश दे रहे। हाँ ठीक बात है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? सर मेरा तो बोलना ये है कि अपन जो है हम रोड पे हैं यहाँ पर, तो हमको हमारी रोड की समस्याओं पर हमारे वोट देना है, हमको MLA हमारे लिए चुनना है कि नहीं? ये हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग करके मतलब नहीं आता है ना सर, कुछ भी इन वोटों का कोई मतलब भी नहीं है। अगर तुम हिंदू के नाम पर वोट दे रहे हो या मुसलमान के नाम पे वोट दे रहे हो तो आप लीडर को जाके बोल नहीं सकते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है कि नहीं? तो चलिए, सबने अपनी हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ खान है, मैं रहने के लिए यहाँ पर ही हूँ इस सिटी से। मैं जो सभी उम्मीदवार जो खड़े हैं आमदारकी में लिए, उनसे मेरा सवाल ये है कि हम उनको वोट क्यों दें? क्योंकि महानगर पालिका ने 2021 में गौर गरीब के जो बच्चे थे उनके लिए जो तो CBSE पैटर्न की स्कूल चालू की थी, जो कि 6 ब्रांच थी और उसमें जो तो तकरीबन 1000 के करीब बच्चे पढ़ते।
तो अभी 2024 में वहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर ने जो है तो एक ऑर्डर निकाला है कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको हर महीने को 1000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि 2021 में क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल के हमारे को एडमिशन किए थे। अब 800 बच्चे हैं, 800 से 1000 बच्चे हैं, तो अब ये बच्चे जाए तो कहाँ पे जाए। आप चाहते हो कि हमने जो कमिश्नर को बताया कि हम पैसे नहीं भर सकते करके, और उसके बाद में हम यहाँ पे जितने भी लोग प्रतिनिधि थे, आमदार थे, खासदार थे, हमने सबको निवेदन दिया, लेकिन किसी की भी जो है तो कान में बोलते ना जू नहीं रहेगी। तो उसके बाद में जो है तो हमने उसके बाद में हम पेरेंट्स लोगों ने किसी ने 200 किसी ने 500 रुपये जमा करके जो है तो क्या किया, हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और कोर्ट से जो है तो हमने क्या किया, स्टे ऑर्डर लेकर आए। तो हमारा यही सवाल है हमारे पेरेंट्स लोगों की तरफ से कि हमने उनको मतदान क्यों करना चाहिए करके। और हमारे सामने तो अभी ऑप्शन भी है नोटा का कि हमने हमारी अभी पेरेंट्स ग्रुप की मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर हम बताने वाले कि अगर हमारे को कोई आता है बनने वाला आमदार वगैरह जो भी है और आकर हमारी जो है तो सॉल्व करता है हमारी जो भी समस्या है, तो हम उसको ही वोट देंगे। नहीं तो हम सीधा सीधा बताना चाहते, हम पेरेंट्स मीटिंग में जो भी तय होता है तो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये सबके अपने अपने मुद्दे हैं। ये शहर पुराना अपना इतिहास, यहाँ मुग़ल कालीन इतिहास, निज़ाम शाही का इतिहास, उससे पहले तुगलक के ज़माने से और उससे पहले से हिंदुस्तान का अपना इतिहास, अखंड भारत का इतिहास, और शहर के लोग, शहर के मुद्दे और यहाँ की तमाम अलग अलग सीटें और अलग अलग सीटों का अलग अलग इक्वेशन। औरंगाबाद जो अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, ये मराठवाड़ा का एक बड़ा शहर, और आप एक तरीके से आप कहेंगे कि मराठवाड़ा की राजधानी हुआ करती थी ये कभी, क्योंकि इससे बड़ा शहर मराठवाड़ा में कोई है नहीं। यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। ओवैसी ने इसको एक तरीके से बड़ी कामयाबी के हासिल की, यहाँ पे दूसरा एमपी उनका यहाँ से बना, तो एक पोलराइजेशन की लकीर भी खींची इस शहर में, तो उसका चुनाव में नतीजा दिखता रहा। वैसे ये शहर शिवसेना का गढ़ रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया, शिवसेना यहाँ लगातार चुनाव जीतती रही। पिछले विधानसभा की बात करें, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी एक थी और वो बीजेपी के साथ थे, तब 9 में से 6 सीटें उन्होंने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार क्या होगा, बड़ा देखना दिलचस्प होगा। ये मराठवाड़ा का इलाका है, मराठवाड़ा क्या सोचता है, हम आगे और भी देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।